मैं कब से तुम्हारी मिन्नतें कर रही हूँ। इतने में तो कोई भी मान जाता। मेहरू, प्लीज मेरे साथ चलो, तुम बहुत एंजॉय करोगी। आयजा ने नरमी से उसके बाल समेटते हुए एक बार फिर वही अल्फाज दोहराए जो पिछले आधे घंटे से दोहरा रही थी, और मेहरू ने पलटकर अपने अफसुर्दा हसीन चेहरे से उसे देखा। तुम जानती हो ना, मुझे ये शोर शराबे अच्छे नहीं लगते। आयजा प्लीज। मुल्तजी नजरों से आयजा को देखती हुई मेहरू ने फिर इनकार कर दिया, जबकि आयजा जी भर कर बददिल हुई। देख लो, आज इनकार कर रही हूँ, कल फिर मैं भी तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। आयजा को इस बार हकीकत में अफसोस हुआ था। सिर्फ उसका दिल बहलाने की खातिर वो उसे अपने साथ ले जाने की जिद लगाई हुई थी, और एक मेहरू थी जो मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुंह बनाकर वो कमरे से बाहर जाने लगी, जो मेहरू की आवाज ने उसे रोक लिया। ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार होगा। वो भला आयजा को नाराज कैसे कर सकती थी, जिसने हर मुश्किल से मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया। और आयजा को जैसे यकीन था कि वो कभी भी उसे ना नहीं बोल सकती, इसीलिए हंसते हुए जल्दी से पलटकर उसके गले लग गई। चलो, फिर मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा ड्रेस निकाल देती हूँ और तुम्हें तैयार भी खुद ही करूंगी। उसके फूले हुए रुखसारों पर लब रखते हुए वो चुलबुली सी लड़की बाहर भाग गई, और मेहरू ने अफसरदा सी मुस्कुराहट से उसकी पुश्त को देखा। पूरे 3 माह हो चुके थे उसे इस कमरे में कैद मुसलसल गुजारते हुए। आज भी उसका जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। लेकिन हम अगर अंदर से मर भी जाएं तो अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के लिए हमें जिंदा रहना पड़ता है, और सिर्फ आयजा की खातिर वो जाने के लिए तैयार हुई। कुछ ही देर के बाद आयजा अपनी ब्यूटिशियन दोस्त हिना के साथ दोबारा उनके घर आई। उनके घर पास थे, इसीलिए आयजा ज्यादातर मेहरू के पास ही रहा करती। उसके नाना करने के बावजूद भी आयजा ने उसके लिए ग्रे कलर की अनारकली फ्रॉक मुंतखब की, जिसके साथ कामदार दुपट्टा था। बालों का मेसी जोड़ा बनाया, जिससे कर्ल की हुई लट्टें उसकी गर्दन को छू रही थी। लबों पर हल्की सुर्खियां और हल्के फुल्के मेकअप के साथ वो वाकई अपनी जानलेवा हुस्न में दमक रही थी। खुद को आईने में देखकर वो ना जाने कितनी देर अपनी अफसरदा आंखों को देखती रही। तुम जानती हो, तुम्हारी आंखें दुनिया में सबसे हसीन हैं। किसी ने नरमी से झुककर उसके कानों के करीब सरगोशी की, और न चाहते हुए भी उसकी आंखें भीगने लगी। पलकों को झपक झपक कर नमी को हालत में उतार कर उसने बड़ी मुश्किल से उस असर से खुद को निकाला। कुछ ही देर के बाद वो आयजा के साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। अपनी माँ से मिलने के बाद वो आयजा के साथ ही निकल गई, और आयजा पूरा रास्ता उसे यही बताती आई कि वो शादी एक ग्रैंड वेडिंग है। मसरूफ सड़कों पर भटकती हुई निगाहें वो बज़ाहिर तो बड़े इन्हमाक से आयजा को सुन रही थी, लेकिन कौन जानता था कि अंदर से वो किस टूट फूट का शिकार है। आयजा ने उसके चेहरे को अपनी जानिब मोड़ा और अपनी गोल गोल आंखों को मटकाते हुए उसके कान के करीब सरगोशी की। मेरे बॉस का बेटा इतना हैंडसम है कि अगर तुम उसे देखोगी तो जान से जाओगी। अभी चंद माह पहले वो उसे ऐसी बातों को कितना एंजॉय करती थी। आयजा के साथ मिलकर इन सरगोशियों पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ती, लेकिन इस बार उसने हल्की मुस्कुराहट से सर झुका लिया, और आयजा भी जैसे उसकी अदम दिलचस्पी को महसूस कर चुकी थी। सो उसका मूड बहलाने के लिए हल्की फुल्की बातचीत जारी रखी। कुछ ही देर के बाद टैक्सी वाले ने उन्हें एक शानदार मैरिज हॉल के सामने उतार दिया। जिंदगी में पहली बार वो किसी इतने बड़े मैरिज हॉल में शादी अटेंड करने आई थी, और एक अजीब सी कश्मकश उसके वजूद में उतरती चली गई। महंगी तरीन लिबासों में मौजूद लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियां, चमचमाते हुए चेहरे, एकदम से उलझन इतनी बढ़ने लगी कि उसका दिल चाहा था कि आयजा से कहकर यहीं से वापस पलट जाए। लेकिन आयजा का दिल रखने के लिए वो चुपचाप अंदर चली आई। आयजा भी यहाँ पहली बार आई थी और ज्यादातर किसी को जानती भी नहीं थी। बॉस ने सबको इनविटेशन दी थी। शहर की जानी मानी शादी को अटेंड करने के लिए आयजा की बेताबी अरूज पर थी। वो एक कोने में आकर बैठ गई। कुछ ही देर के बाद दुल्हन दुल्हा की एंट्री होगी, और उसके बाद एक शानदार सा खाना। शानदार मैरिज हॉल, ज़र्क लिबासों में जगमगाते हुए लोग, और उन खूबसूरतियों को देखते हुए वो किसी और ही जहान में भटक रही थी। गर्दन पर हल्के हल्के पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। अंदर की बेताबी बढ़ती जा रही थी, और इसी बेताबी को कम करने के लिए वो आंखों को बंद किए कुर्सी की पुट से टेक लगा गई। आज अपने कोलीग के साथ बातों में मशगूल थी। आधा घंटा गुजर चुका था और उसकी बोरियत बढ़ती जा रही थी। सर का दर्द जानलेवा साबित हो रहा था। आज निकाह सेरेमनी थी, शायद उसके साथ रुखसती भी होती, लेकिन उसे अभी तक इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुछ ही देर के बाद एक अजीब सा हंगामा फैलने लगा। अचानक तमाम लाइट्स को बंद कर दिया गया, और एक बड़ी लाइट आखिरी दरवाजे की जानिब मोड़ी गई। कैमरामैन भागते हुए अपनी पोजीशन संभाल रहे थे। म्यूजिक लाउड हुआ, और गाने के बोल उसके दिल में उतरने लगे। वो किसी और ही जहान में पहुंच चुकी थी। इर्द गिर्द से उभरने वाली सरगोशियां उसके कानों के करीब से तैरते हुए जैसे हवा में तहलील हो गई। दूल्हा बहुत हैंडसम है,
दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। पैसों वालों को भी अपने चौंचले होते हैं। सुना है दुल्हन का बाप भी एक जाना माना बिजनेसमैन है। काफी देर तक यह हंगामा जारी रहा, लेकिन उसे इतनी तौफीक नहीं हुई थी कि अपनी आंखें खोलकर पलटकर उन दोनों को देख लेती। उसकी आंखों के किनारे भीगने लगे और टूटे हुए ख्वाब रूमी पे व्यस्त होकर एक अजीब सा हशर बर्पा कर रहे थे। मलिक जावियार की बीवी बनकर कोई भी लड़की कितना लकी फील कर सकती है। कैन यू बिलीव गाइस? नायला की सरगोशी पर उसका दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। उसने पट से अपनी आंखें खोलकर गर्दन फेर कर उसे देखा, लेकिन तमाम लड़कियां स्टेज की तरफ देख रही थी, जहां दूल्हा और दुल्हन निकाह के लिए मौजूद थे। बस एक नजर उन दोनों को देखने के बाद उसने नजरें फेरी, लेकिन कुछ था जो उसे साकित कर देने के लिए काफी था। उसे दोबारा अपनी सुर्ख आंखों से उस शख्स की जानिब देखा जो बहुत फासले पर बैठा था, लेकिन फिर भी उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकती थी। और फिर वो यकटक देखती चली गई। दिल धड़क रहा था, उसके हाथ कांपने लगे। वो बस इन्हिमाक से देखती रह गई। आंखें नमकीन पानियों से भरने लगी थी और यूं लग रहा था जैसे कोई बदनुमा ख्वाब देख रही है। एक लम्हे के लिए वो समझ नहीं पाई उसे जोर से हंसना चाहिए, इस खुशी में पागल हो जाना चाहिए, या फिर उसे आगे बढ़कर उस शख्स की गिरेबान को पकड़कर झंझोड़ देना चाहिए। और फिर उसने कुछ भी नहीं सोचा। आयजा उसे क्या कह रही थी उसने नहीं सुना। बस स्टेज पर अपनी पूरी शान और शौकत से विराजमान शख्स और पर्दे की दूसरी तरफ बैठी घूंघट में छुपी दुल्हन। क्या हुआ? तुम जा रही हो? आयजा ने उसका हाथ पकड़कर उसे बिठाना चाहा। निकाह शुरू होने वाला था और ऐसे में वो कहाँ जा रही थी, ये सब लोग समझने से कासिर थे, और उसने हाथ झटकते हुए छुड़वा लिया। आंसू जैसे पलकों पर जम से गए, लब लरस रहे थे। और फिर वो तेज कदम उठाती हुई बगैर कोई सोचे समझे स्टेज की जानिब दौड़ती चली गई। उसकी सांसें फूल रही थी, रूह फड़फड़ा रही थी, और चंद कदमों के फासले पर खड़े होकर उसने दोबारा अपने सामने बैठे हुए शख्स को देखा। शायद आजा भी उसे पकड़ते पकड़ते पीछे आ गई। लोग हैरत से उसकी जाने मुतवज्जो हो चुके थे, और तभी उस शख्स ने गर्दन मोड़ कर उसे देखा। उसकी नजरों में मुकम्मल तौर पर अजनबियत थी। इर्द गिर्द बैठे हुए बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लोगों के चेहरों पर फैली हुई हैरानगी, तफक्कुर, हकारत, हसद। वो उसे हैरान और परेशान नजरों से देख रही थी। भला जो कुछ उसने अपने सामने देखा था उस पर यकीन कर पाना आसान था? हरगिज नहीं। और फिर अगले ही लम्हे उसने आगे बढ़ते अपने सामने पूरी शान और शौकत से विराजमान शख्स के मुंह पर एक जनाटेदार थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ की गूंज इतनी तेज थी कि हर एक को गर्दन मोड़कर उस लड़की की जानिब देखना पड़ा जो लोग पहले भी उसी की जानिब मुतवज्जा थे। उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। कुछ था जो लोगों को हैरान कर रहा था। अपने मुंह पर हाथ जमाकर फटी फटी नजरों से देखती हुई आयजा को सांप सूख गया। यकीनन मेहरू पागल हो चुकी थी, लेकिन वो अपना पागलपन यहाँ दिखाएगी उसने कभी नहीं सोचा था। उसे बाजू से दबोच कर वो वापस ले जाने लगी, तब तक वो शख्स हैरत से उसे देखता उठ खड़ा हुआ। तुम तुम पागल हो चुकी हो मेहरू? ये सब कुछ क्या कर रही हो तुम? आयजा के पास इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि एक मुल्तजी या माजरत ख्वाह निगाह मलिक सुफियान या उसके बेटे मलिक जावियार की जानिब उछाल लेती। उसे उस वक्त उन लोगों के चुंगल से सिर्फ मेहरू को बचाना था, इसीलिए उसका हाथ पकड़ा, लेकिन सख्ती से अपना हाथ झटकते हुए वो एक बार फिर मलिक जावियार के सामने जाकर खड़ी हो गई। घटिया इंसान, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा खेल खेलोगे तुम। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारे जैसा शख्स ये खेल खेलेगा। गम और गुस्से से उसकी अपनी आवाज लरस रही थी। आंसू आंखों के किनारों पर जमे हुए थे। ये दचका उसके लिए इतना शदीद साबित हुआ कि वो रो भी नहीं पाई। घूंघट पर लटकी दुल्हन भी हैरतज़दा थी। आज इस महफिल में से आयजा नहीं बल्कि किस्मत का सीट कर ले आई थी। आज उसकी आंखों पर बंधी हुई पट्टी उतरने वाली थी, लेकिन इस बात का उसे अंदाजा नहीं था। जावियार ने अपने गिरबान को उसकी मुट्ठियों से आजाद करवाते हुए उसे खुद से 2 कदम दूर धकेल दिया। कौन हो तुम? मुझे आने के बावजूद इतने शदीद गुस्से में नहीं कह पाया जितने में उसे कहना चाहिए था, और इससे पहले ही मलिक सफियान के गार्ड जल्दी से उसे दबोचने के लिए आगे बढ़े। जावियार ने हाथ उठाकर रोक दिया था। अगर तुम्हें अपनी जान अजीज है तो अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। वो वार्निंग देती हुई नजरों से अपने सामने खड़ी उस मासूम सी लड़की को देख रहा था, जिसके थप्पड़ की छाप अभी तक जावियार के चेहरे पर जमी हुई थी। ये सब क्या हो रहा है सुफियान साहब? क्या बता सकते हैं कि ये लड़की क्या कह रही है? जमशेद साहब ने आगे बढ़ते मामले को कुरेदना चाहा। उनकी बेटी की जिंदगी का मामला था, वो इतनी बड़ी बात को वो भी भला कैसे हजम कर सकते थे? कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं इन मिडिल क्लास लड़कियों को, इन पर ज्यादा तवज्जो न दें। मलिक सफियान ने उन्हें रिलैक्स करते हुए मामले को खुद सुलझाना चाहा, लेकिन तब तक उसका इंकशाफ हर एक शख्स के चेहरे से गोया रंगत को उड़ा चुका था। मत भूलें कि ये मिडिल क्लास लड़की आपके बेटे की बीवी है। आपका बेटा निकाह कर चुका है मुझसे। इस बार उसके आंसू टूटकर पलकों से गिरते चले गए।
आयजा ने हैरत से सर उठाकर उन दोनों की जानिब देखा था। वो सोच भी नहीं सकती थी यहाँ लगने वाला तमाशा इतनी भयानक शक्ल इख्तियार कर लेगा। मलिक ज़ावियार की सख्त नजरें उसके चेहरे पर जमी हुई थी और आंखों का रंग बदलता जा रहा था। उसका चेहरा बेतहाशा सुर्ख था। वजाहत का शाहकार वो शख्स उस वक्त किसी उलझन में मुब्तला था। आज से 3 माह पहले मुझसे निकाह किया। अपने नाम की डोर मुझे थमाकर आपने साबित किया कि एक लड़की को जेर करना कितना आसान है। फिर आसानी से मरने का ड्रामा करके मंजर से गायब हो गए। वो रोते हुए एक एक लफ्ज बयान कर रही थी। अपने सर को थाम कर वो वहीं नीचे बैठती चली गई। उसने कभी नहीं सोचा था उसे इतना बड़ा धोखा मिलेगा। मलिक सफियान ढांटते हुए उसकी जानिब बढ़ रहा था। आयजा खौफजदा नजरों से उसे देख रही थी। वो लोगों के लिए हकारत का बायस थी। उसका पूरा वजूद तस्लील का निशाना बन चुका था और तस्लील करने वाला शख्स उसकी पुश्त पर खड़ा हैरान और परेशान से उसे देख रहा था, जिसके लबों पर कोई जिंगदार कुफ्त लग चुका था। उसने पलट कर मलिक ज़ावियार को देखना चाहा। वो एक आखिरी बार उसके मुंह को नोच लेना चाहती थी, उसके हसीन चेहरे को दागदार कर देना चाहती थी, लेकिन बंद होती आंखों और टूटे हुए हवास ने उसे इस काबिल नहीं छोड़ा। मलिक सफिया ने अपनी बेटी की हमायत करते हुए गार्ड्स को हुक्म दिया कि इस लड़की को बाहर फेंकवा दें। उसे लगा आज के बाद वो कभी भी मलिक ज़ावियार की शक्ल नहीं देख पाएगी। उसे मालूम हो चुका था इस भयानक खेल का इख्तिताम हो चुका है। मोहब्बत का बनाया हुआ ताजमहल रिजा रिजा होकर जमीन बोस हो रहा था। उसके सर में शदीद दर्द उठा, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और अगले ही पल वो खामोशी से उसी फर्श पर ढेर होती चली गई। इख्तिताम तो हकीकत में हो चुका था उसका, ये सजाए हुए ड्रामे का। ये वक्त बताने वाला था। गुमनाम फ्लैट के शानदार कमरे में अपनी शाल कंधों पर लपेटे वो सोफे पर सर झुकाए बैठी थी। जब सर झुकाकर उसे मोहब्बत से देखते हुए मलिक ज़ावियार ने उसके मखमली हाथों को अपनी लपेट में ले लिया। तुम जानती हो कि मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अपना नाम दे रहा हूं और यही मेरी मोहब्बत की तकमील होगी। उसने सर उठाकर उस शानदार समट को देखा जो बात करता तो मुकाबिल को ठहर जाने पर मजबूर कर देता, जिसका वजूद खुशबू में लिपटा होता और उसकी खुशबू न जाने कितनों को अपनी जानिब मुतवज्जा कर लेती। ना जाने कितनी हसीनाएं थीं जो उसकी नजर करम के लिए किसी भी हद तक चली जाती और वह शानदार समर्द उस पर अपनी नजरों के पहरे बिठाए हुए था। आप जानते, आपकी और मेरी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। और आंखों से ज़ावियार के चेहरे को देखते उसने अपनी हकीकत खोलकर उसके सामने रख दी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। उस शख्स की आंखों में सिर्फ सच्चाई थी। मोहब्बत का ठाठे मारता हुआ समंदर जो उसे अपने अंदर निगलने के लिए तैयार बैठा था, वो उसके इस कदर करीब बैठा था कि आसानी से मेहरू की सांसों के शोर को सुन सकता था। और अगले लम्हे वो उसके घुटनों पर हाथ रखते हुए एक घुटना जमीन पर टिकाया उसके सामने नीचे जमीन पर बैठ गया और वो जल्दी से उठने लगी थी, लेकिन मुकाबिल ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो उसकी नीयत पर शक नहीं कर सकती थी। आज से 6 माह पहले मलिक ज़ावियार ने उसे प्रपोज किया था और इन 6 महीनों में एक बार भी बगैर किसी वजह के उसके करीब नहीं आया। ना ही उसे गलत तरह से छूने की कोशिश की और ना ही कभी कोई ऐसा मुतालबा किया जो उसे सुर्ख होने पर मजबूर कर देता। आप प्लीज उठिए यहाँ से, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसे हकीकत में बहुत बुरा लगा था। वो जिंदगी में पहली बार शायद जमीन पर बैठा होगा। तुमने शायद मोहब्बत में जीते हुए मर्द देखे होंगे। मैं चाहता हूं कि तुम मोहब्बत में हारे हुए शख्स को देखो। मुझसे निकाह कर लो मेहरू, प्लीज। उसकी बात निकाह से शुरू होकर निकाह पर खत्म होती थी। वो मेहरू से बेतहाशा मोहब्बत करता था और इस बात का सबूत ना जाने कितनी मर्तबा दे चुका था। मेहरू ने भीगी भीगी पलकों से उसके हसीन खुबरू चेहरे को देखा और फिर उसके दोनों हाथों को थाम कर उसे अपने करीब बिठा लिया। आप वादा करें कि जिंदगी के किसी रास्ते पर मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। वो बुलाकर मान गई, वरना जिसने अहद कर लिया था कि वो मेहरू के कदमों में बैठकर अपनी जान दे देगा, वो अपनी मोहब्बत को अमर करेगा, उसे बताएगा कि वो उसके इश्क में मुब्तला है। अब हकीकत क्या थी इस बात से तो वो वाकिफ नहीं थी, लेकिन उस रोज उसने रजामंदी जाहिर की कि वो आज शाम ही मलिक ज़ावियार से निकाह करेगी। वो पूरे दिल से मुस्कुराया। गालों पर मौजूद डिम्पल गहरे होते चले गए और मेहरू ने बामुश्किल अपनी नजरों को चुराया। तराशीदा लबों पर फैली हुई मुस्कुराहट किसी भी हसीन नजारे को मात दिए हुए थी, जबकि वो मेहरू की बादामी आंखों को बड़े शौक से देख रहा था। ठीक है, मैं फराज को कॉल करता हूँ, कुछ ही देर में वो निकाह ख्वाह का बंदोबस्त कर लेगा। मोबाइल जेब से निकालते हुए वो उठकर चला गया, जबकि सर झुकाकर बैठी वो अपने घर वालों के बारे में सोचती रह गई। बाबा, मामा, उसका छोटा भाई दिलावर, सब ने कितने मान और यकीन से उसे यहाँ भेजा था और वो भी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस रखे हुए थे। लेकिन तब तक जब तक कि ज़ावियार उसकी जिंदगी में नहीं आया। पहले पहले उसने कितनी जान चुरवाई थी उस शख्स से जिसके काबिल वो कभी भी खुद को नहीं समझती थी। सुर्ख सफेद रंगित कमाली, ऊंचा लंबा कद,
बेतहाशा हसीन नकूश और बेपनाह दौलत का इकलौता वारिस। मलिक सुफियान का बेटा, सुफियान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री पर राज करने वाला शहजादा, जिसका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट था, जबकि वो एक पसमानदा इलाके के एक छोटे से घर में रहने वाली एक गवर्नमेंट टीचर की बेटी, जिसे अपनी एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ना जाने कितनी ख्वाहिशों को मानना पड़ता। बाबा, मुझे यकीन है जब आप जावियार से मिलेंगे आपको मेरे इंतखाब पर फख्र होगा। टूटते में आंसुओं से वो गोया खुद को तसल्ली दे रही थी, अपने दिल की लहरों पर पैगाम लेकर अपने बाप को भेज रही थी। कुछ ही देर के बाद काजी का बंदोबस्त हो गया। 6 माह की मोहब्बत तकमील का दर्जा हासिल करने जा रही थी। वो शख्स जो कहा करता था कि ये मोहब्बत नहीं इश्क है, आज अपनी इश्क को अमर कर रहा था। महरीन जुल्फकार, डॉक्टर मोहम्मद जुल्फकार, तुम्हारा निकाह बवस 5 लाख हक महर सिक्का राजुल वक्त मलिक जावियार वल्द मलिक सुफियान से पढ़ाया जाता है। क्या तुम्हें निकाह कबूल है? उसने अपने हलक को तर्क किया, बल्कि उठाकर जावियार की जानिब देखा। गोया अपना मान, अपना एतमाद, अपना यकीन, अपना सब कुछ उसके हवाले कर रहे थे। मौलवी साहब ने दूसरी मरतबा पूछा, तीसरी मरतबा मिलाकर उसने इकरार कर लिया। वो किसी मजबूरी में नहीं बल्कि दिलो जान से शर्फ को कबूल कर रही थी। बाद में जो होता देख लिया जाता। अगर उसके पहलू में खड़ा होने के लिए तैयार था तो वो क्यों पीछे हट जाती? उस 22 साल लड़की ने अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी का सफर चुन लिया। वो 28 साल भरपूर जवान मर्द जो उसे महज एक इत्तेफाक से मिला, और इत्तेफाक इतना हसीन होने वाला था, उन दोनों का अंदाजा नहीं था। उस रोज यूनी के गेट पर मुकम्मल तौर पर बारिश में भीगी हुई खड़ी थी। तब वो हॉस्टल में नहीं रहा करती थी, बल्कि हर रोज का आना जाना होता, और हर रोज आते जाते उसे तकरीबन 1 घंटा लग जाता। बस जा चुकी थी और खराब मौसम की वजह से आमदोरफ्त कम थी, और उसने दरख्त के नीचे खड़े होकर खुद को भीगने से रोकने की कोशिश की, लेकिन शाल समेत पूरा यूनिफॉर्म भीग चुका था और इस वक्त वो खुद को बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। जब अचानक उसके सामने गाड़ी आकर रुकी। एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी भी थोड़ा फासले पर रुक गई, जिसमें ये शायद गार्ड्स थे। अगली गाड़ी से ड्राइवर उतरकर उसके पास आया। मलिक साहब कह रहे हैं कि वो आपको ड्रॉप कर देंगे, अगर आप मुनासिब समझे तो। और वो बस सरसरी सा उस पर अपनी नजरें टिकाए हुए था। अपनी शाल का पल्लू दरुस्त करते हुए उसने नफी में सर हिला दिया। ड्राइवर उसे कुछ देर कायल करने की कोशिश करता रहा। मौसम खराब हो रहा था और वो थी कि बात मान नहीं रही थी। तभी गाड़ी का दरवाजा खोलकर खुद बाहर आया और उसे तेज नजरों से घूरते मुखातिब किया। यहाँ सिर्फ आपकी मदद करने की कोशिश की जा रही है। हवाओं में उड़ने से बेहतर है कि आप आकर बैठ जाए, तो आपको ड्रॉप कर दिया जाए। और मुकाबिल के तो सर पर लगी और तलवों पर बुझी। आपको किसने कहा है क्या आप मुझे ऑफर करें? अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों की शान शौकत दिखाकर इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, जाए यहाँ से। हालांकि उसे उस वक्त मदद की बहुत जरूरत थी, लेकिन फिर भी अपनी अना और जिद में वो शख्स को जाने का कह रही थी, जो उसकी बात सुनकर गुस्से में खोल उठा और फिर बगैर कुछ सोचे समझे उसे बाजू से पकड़कर लाकर गाड़ी में बिठा दिया। चुप। अगर अब आवाज निकाली अपने घर का एड्रेस बताने की बजाय कुछ भी फजूल बात की, तो आज रात के लिए तुम्हें अपने फार्म हाउस पर ले जाऊंगा। और वो खौफजदा हो चुकी थी। ये शख्स तो मुसीबत की तरह उसके गले पड़ गया। उसने ऐसा नहीं सोचा था। पूरा रास्ता खौफ से अपनी जबान को बंद किए बैठी रही। उसे पूरा यकीन था कि उसे लेकर कहीं चला जाएगा। जेर लब जितनी भी दुआएं आती थी उसने पढ़ ली, लेकिन हैरत उस वक्त हुई जब अपने बताए हुए एड्रेस पर गाड़ी को मोड़ते हुए देखा। इस वक्त उसकी जान में जान आई और फिर उसने सर उठाकर उस शख्स को देखा। बगैर गुंडागर्दी की भी मदद की जा सकती थी मोहतरम। बस हसीन लड़की देखी नहीं और हीरो बनती झाड़ने का शौक चढ़ा जाता है आप जैसों को। वो दिलकशी से नजर घुमाकर उसे देखता रहे क्या, और अगले ही पल उसका जोरदार कहका पूरी गाड़ी में गूंजा। वो हक तक उसे हंसते हुए देखती रह गई और फिर बामुश्किल उसके चेहरे से नजरें हटाकर झुका ली। क्या घटिया सी शय है ये एहसास का फरेब। आप जैसों को भी हम जैसे घुमा के फिरते हैं। पूरे शेर की टांग मरोड़कर उसने अपने मतलब की बात को उस पर वाजे कर दिया और महरू के चेहरे की रंगत बेतहाशा सुर्ख हो गई। दांत पीसते हुए उसने उसको ब्रुश के चेहरे को देखा और दिल चाहा कि वो उसका हसीन मुंह तोड़ दे, ताकि अगली बार वो किसी से ऐसी उल्टी सीधी बात न कर सके। गाड़ी को ब्रेक लग चुकी थी। दरवाजा खोलकर वो नीचे उतरी और फिर झुकते हुए उसे बाहर से ही देखा। धूप की वजह से हाथ का छज्जा बनाकर उसने मुंह की एक साइड पर रखा और आंखें छोटी करके जावियार को देखते हुए मुखातिब हुई। बहुत शुक्रिया। कोशिश करूंगी कि आपसे अगली बार मुलाकात ना हो, क्योंकि आप नहायत ही बदतमीज और मुंहफट किस्म के इंसान हैं। वो जो ये तवक्को कर रहा था कि वो शर्मिंदगी का शिकार होगी, उसे माजरत के साथ साथ शुक्रिया भी अदा करेगी। उसके मुंह से अपने लिए अल्फाज सुनकर ड्राइवर के सामने जितनी बेइज्जती हुई थी वो तो फरामोश करने के काबिल नहीं थी। लेकिन उस रोज उसे इकरार करना पड़ा कि दुनिया में कोई ऐसी लड़की भी पाई जाती है जिससे मलिक जावियार का टक्कर का मुकाबला हो। कुछ ऐसा दुनिया में मौजूद था जो उसे अपनी जाने मुतवज्जा करने में कामयाब हो चुका था। वो वापसी का पूरा रास्ते मुसलसल उसकी बातों को सोचकर मुस्कुराए जा रहा था।
उसकी जिंदगी जिस कदर बेरंग थी, बार बार मुस्कुराने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन उस रोज वो पहली मर्तबा उस लड़की की वजह से मुस्कुराया, और फिर अगले आने वाले दिनों में जानबूझकर वो उससे मुलाकात करता रहा। लेकिन ये मुलाकात आदत की शक्ल का इख्तियार कर गई, ये उसे खुद भी पता नहीं चला। हर मुलाकात में वो इसी तरह उसे दुत्कार कर रख देती, कुछ ना कुछ ऐसा कह देती जिस पर ना चाहते हुए भी वो हंस पड़ता, और यही बातें उसे अपना दीवाना बनाने में कामयाब हो गई। तुम इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हो कि शादी तो उस लड़की से करोगे जिसे मैं कहूंगा, जावियार मलिक। सुफियान की धार पर उसे नागवारी से सर उठाकर अपने बाप को देखा, जो तब से उस पर अपने फैसले मुसल्लत कर रहा था, जब से वो बातें समझने के काबिल भी नहीं था। आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझ पर अपने फैसले थोपना बंद कर दें। आपकी मर्जी थी कि मैं बिजनेस की तरफ आऊं, मैंने आपको कामयाब होकर दिखाया, दैट्स इट। सिगरेट का लंबा कश लगाते उसने धुआं फिजा में तहलील कर दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बाप के सामने सिगरेट पीते हुए। उन्हें इस बात पर एतराज था, लेकिन अब वो उनकी ज्यादा एतराज सुना नहीं करता था। लिहाजा सिगरेट वाले हाथ की चुटकी बजाकर राग को एस्ट्रे में गिरा दिया। मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश मत किया करें डैड। दिलकशी से मुस्कुराते हुए उठकर अंदर जाने लगा, जब मलिक सफियान की बात ने उसके कदमों को मजबूती से जकड़ लिया था। तुम जिस भी लड़की का इंतखाब करोगे वो जान से जाएगी, हमारे फैसलों को तुम बाखूबी समझते हो। ये खुलेआम धमकी थी। उसने सर घुमाकर उनकी तरफ देखा, दिल चाहा कि वह हवेली की हर चीज को तहस नहस कर दे। लेकिन उस वक्त वो बाप के सामने कभी भी इस बात का इकरार नहीं कर सकता था कि उसकी जिंदगी में कोई मौजूद है या वो किसी लड़की का इंतखाब कर चुके हैं। लिहाजा एक तीखी मुस्कुराहट उछाल कर अंदर की जानिब पड़ गया, जब मलिक सुफियान ने काफी देर पुरसोच नजरों से उसकी पुश्त को घूरा और फिर करमदीन की जानिब मुतवज्जा हुआ था। तुम नजर रख रहे हो साहब पर? जी सरकार, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बताए जाने के काबिल हो। करमदीन साफ मुकर गया। उसे अपना राज़दार बनाकर जावियार के साथ रखा हुआ था, लेकिन हरगिज नहीं जानता था कि वह सुफियान से ज्यादा जावियार का वफादार हो चुका है। अपने छोटे मलिक साहब से उसे खास किस्म की उनसियत थी, और चंद ही दिनों के अंदर अंदर वो जान गया था कि कम से कम इतने अच्छे शख्स से गद्दारी जेब नहीं देती। मलिक सुफियान उसकी जानिब से बेफिक्र हो गया। उसके जहन में यही था कि जब भी कोई ऐसी बात होगी करमदीन उसे फौरन आगाह कर देगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मामला किस हद तक बिगड़ चुका है। उस रोज भी उसका मलिक सुफियान से एक बड़ा झगड़ा हुआ था। उस रोज उसकी माँ की बरसी थी, और इस सिलसिले में उसने एक बहुत जरूरी मीटिंग अटेंड करने से इनकार कर दिया, और यही चीज मलिक सुफियान को गुस्सा दिलाने के लिए काफी थी। तुम्हारी माँ मर चुकी है, और मैं नहीं चाहता कि वो मरकर भी हमारी कंपनी को नुकसान करे। और अपनी माँ के बारे में वो भला ऐसे अल्फाज कहाँ बर्दाश्त कर सकता था। मैं आपको इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप मेरी माँ के बारे में कुछ भी कहें। मलिक सुफियान के साथ सारी जिंदगी उसकी माँ ने किस तरह गुजारी थी वो बखूबी जानता था। उसकी माँ के मरने के सिर्फ 4 माह बाद ही मलिक सुफियान ने अपनी सेक्रेटरी से निकाह कर लिया। कम उम्र और हसीन चेहरे की मालिक रमला ने मलिक सुफियान जैसे अधेड़ उम्र के शख्स को अपना अच्छा खासा दीवाना बना लिया था, बल्कि ये कहना बजा होगा कि उसके इशारों पर नाचने वाला शख्स था। जितने नाच नखरे आप उस औरत की उठा रहे, इतने अगर मेरी माँ की उठाए होते तो जिंदगी जन्नत बन जाती डैड। उसका इशारा रमला की जानिब था, और मलिक सुफियान धारते उसकी जानिब बढ़ा। खबरदार, अगर आज के बाद तुमने रमला की जानिब उंगली भी उठाने की कोशिश की तो। उन्हें भला कहाँ बर्दाश्त था कि कोई रमला को किसी मामले में कसूरवार ठहराता। रमला के सामने वो अपने बेटे का गिरबान पकड़ने के लिए तैयार खड़े थे, और दिल बर्दाश्त होकर उस रोज वो हवेली से बाहर निकला। उससे अगले ही दिन उसने हर बगावत को पसपुश डालते हुए मोहब्बत के सामने घुटने टेक दिए। उसे महरीन जुल्फकार से मोहब्बत थी, और ये कहने में वो कभी भी आर महसूस नहीं करता था। उसी शाम उसने महरीन जुल्फकार को महरीन जावियार बना दिया, और उससे लगा था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। वो शाम एक ऐसी शाम थी जो उसे बहक जाने पर मजबूर कर रही थी। निकाह के बाद ही वो पूरे हक से उसके करीब आकर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामे हुए था। तुम बेतहाशा खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत कि तुम्हारी आंखों को मैं सारी जिंदगी देख सकता हूँ। बगैर रुके एक हसीन सरगोशी से एतराफ करते हुए मुकाबिल के चेहरे पर सुर्खियां दूर रखा। जिस मुसाकर दूर होते हुए वो जावियार के बहकते जज्बात से वाकिफ हो गई थी। मुझे प्लीज हॉस्टल छोड़ दें, ये ना हो कि कोई बाबा को काल कर दे। उसने मोहब्बत और कुर्बत के असर को जायल करना चाहा, जबकि वो घुमाते हुए उसे अपनी पूंछ से लगा किया, और पहली बार पूरी हक से दुपट्टा उसके सर से उतरकर उसके कंधों पर फैला दिया था। उसके रेशमी बालों को अपनी उंगलियों के पोरों से गुजार कर वो उसकी खुशबू को अपने वजूद में उतरता हुआ महसूस कर रहा था, जबकि उसके लम्स पर सुलगती हुई महरूब बेतहाशा सुर्खियों में डूबती जा रही थी। उस शख्स की दीवानगी अपने